हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 15 चैप्टर 15 मेघ आए, पाठ 15 मेघ आए, उसके प्रश्न उत्तर। कविता हमने पढ़ ली है और उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं। प्रश्न 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें लिखिए। अभी बच्चों ये कविता जो है वो गतिशील कविता है। गतिशील मतलब सब कुछ आपको इसमें चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ दिखाई देगा। तो ये गतिशील बिंब की कविता है। अब यहाँ पर जिन गतिशील क्रियाओं का चित्रण किया है उन्हें लिखना है आपको। तो क्या क्या है, आपको पॉइंट बना के लिख देना है। बयार नाचती गाती चलने लगी, हवा चलने लगी। पेड़ झुकने लगे, मानो गर्दन उचकार करके बादलों को देख रहे हैं। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, धूल गागरा पकड़ के चल रही यानी धूल उड़ने लग गई। आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी। नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब बहती नदी रुक गई और अपनी चितवन उठा करके देख रही है। पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं जो है वो पेड़ों की शाखाओं में पीछे छिपने लग गई। तालाब जल से भर गया। आसमान में क्षितिज में बिजली चमकने लगी। वो सब भी गतिशील है ना, कंटिन्यूअस, कुछ कंटिन्यूटी आपको नजर आएगी, कुछ चलता हुआ, सब कुछ मूविंग। तो बिजली चमकने लग गई। धारासार जल बरसने लगा, धाराधार और जल बरसने लगा। जल बरसना भी एक कंटिन्यूटी है, एक गतिशीलता है, जिसके कारण जगह जगह बांध टूट गए। और जब जल बरसता है तो बांध टूट जाते हैं, यानी बिना रोक टोक के पानी जो है वो बहने लग जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। अभी कविता को याद करके आपको लिखना है। तो धूल किसका प्रतीक थी? धूल जो है वो मेघ रूपी मेहमान जब गांव में आ रहे हैं तो उनके उत्साह से अल्हड़ लड़कियां, बालिकाएं, बच्चे जो है वो दौड़ते हुए जा रहे हैं और लोगों को बता रहे, अरे अरे मेहमान आ गए, देखो देखो दामाद जी आ गए हैं। तो उन छोटे बच्चों के, अल्हड़ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका प्रतीक है वो धूल जो आगे आगे उड़ रही है। पेड़ जो है वो आम व्यक्तियों के प्रतीक है जो मेहमान देखने के लिए उत्सुक है। पेड़ झूल झुकने लगे मतलब झूम झूम के जो अलग अगल बगल के लोग हैं वो जो दिख रहे, अच्छा मेहमान आ गए, अच्छा दामाद जी आ गए। पेड़ उनका प्रतीक है। नदी गांव की जो नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नजर से मेघ को देखती है। गांव में जो नई नवेली दुल्हनें हैं, लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी हुई है, वो सीधे सीधे आंख उठा के नहीं देख पा रहे, तो नदी की तरह वो ठिठक गई और घूंघट की ओर से वो मेहमान को देख रही हैं। लता नवविवाहिता माननीय नायिका का प्रतीक है। लता उस नई नवेली दुल्हन का प्रतीक है जिसका कि पति आया है या प्रेमी आया है, जो अपने में मायके में रह करके अपने पति का इंतजार कर रही है, मेघ का। और जब उसका पति आता है तो वो दरवाजे की ओट में छिप जाती है और फिर धीरे से उल्हाना देती है, इतने दिन बाद आए तुम्हें अब तक मेरी याद नहीं आई। तो वो उसका प्रतीक है। ताल घर के नव युवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। अब जो घर के नए लड़के हैं, जवान लड़के हैं, वो पानी परात भर करके लाते हैं और उनके पैर धुलाने के लिए, तो वो उनका प्रतीक है। तो बच्चों पॉइंट बना करके लिखना है, बहुत आसान है और बड़ी प्यारी कविता है बच्चों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? अब लता जो प्रेमिका थी, जो पत्नी थी, उसने कैसे देखा और क्यों ऐसे देखा? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा। किवाड़ मतलब डोर, दरवाजा। क्यों? वह माननीय है, वह अपने प्रियतम के कई दिनों बाद आने पर उनसे रूठी हुई है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पा रही। अब वो जो प्रेम पत्नी है वो नाराज है कि तुम इतने दिन बाद क्यों आए, तो वो गुस्सा है, तो अपना गुस्सा भी दिखाना है और अपने पति को भी देखना है। तो दरवाजे की ओर से धीरे से देख रही है, फिर मुंह छुपा लेती है, फिर धीरे से देखती है और फिर उलाहना देती है कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। प्रश्न 4, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। इन दो पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, भाव यह है कि 1 साल बीतने को हुए और नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। उसे लता के मन में भ्रम हो गया था कि अब मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। पहले उसे लगा कि मेरा पति 1 साल हो गया नहीं आया, अब वो नहीं आएगा, वो मुझे भूल गया। लेकिन जब मेघ आ गए तो उसका ये भ्रम टूट गया और वो अपने पति से क्षमा मांगती है कि मैंने गलत सोचा तुम्हारे बारे में, तुम तो आ गए। दूसरा, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई। ठिठकना मतलब रुक जाना, और अपने घूंघट को उठा करके मेहमान को देखने लगी। तो यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है, लेकिन बच्चों भाव स्पष्ट करते समय ऊपर एक पंक्ति में पाठ का नाम और राइटर का नाम जरूर लिखेंगे।
राइटर का नाम और पाठ का नाम लिखने के बाद अगर आप आशय स्पष्ट करेंगे, इसको बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? जब मेघ आया तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो गए, वो पूरा डिटेल आपको लिख देना है। मेघ आने से हवा चलने लग गई, पेड़ झुकने लग गए, आंधी और धूल दौड़ने लग गई, नदी जो है वो बाकी होकर बहने लग गई, मतलब डर डर के बहने लग गई। बूढ़ा पीपल जो है वो झुक करके जुहार करने लगा, मतलब स्वागत करने लगा। लताएं पेड़ की ओट में छिप गई। जब हवा चलती है तो जो लताएं होती ना, क्रीपर, वो पेड़ों पर इधर उधर हिलने लग जाते हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो ओट करके छिप गई हैं। और फिर धीरे धीरे वर्षा होने लग गई, आसमान में पूरे बादल छा गए, सुहाना मौसम हो गया है। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं युवतियां प्रसन्न हो उठी हैं। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उन्हें निहारने लग गए हैं। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखते हैं। नव युवतियां घूंघट सरकार कर उन्हें निहारती हैं। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करती हैं। अतिथि की प्रिया मान करने लगती है, मतलब गुस्सा दिखाती है। फिर अचानक वह क्षमा मांगती है। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बहते, मतलब आपको दोनों अर्थ लिखने हैं, जो एक्चुअल प्रकृति का चित्रण और उसका जो भाव कवि ने प्रस्तुत किया, जो उसका रूपक प्रस्तुत किया कि कैसे, क्या उन्होंने क्या माना, पेड़ को क्या बूढ़ा आदमी मान लिया, लता को उन्होंने नवविवाहिता माना है, उस तरह का जो वर्णन किया। तो आपको दोनों पैराग्राफ चेंज करके लिखना हो। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई? बन ठन के संवर के, मेघ जो है वो बादल बड़े बन ठन के संवर के आए हैं, क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वो मेहमान थे, दामाद थे। दामाद जब ससुराल जाता है तो बड़ा तैयार होकर के सज धज के जाता है, क्योंकि वहां वो बहुत स्पेशल होता है ना, विशेष। तो मेघ के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। उनके अलावा गांव में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। जैसे किसी का इंतजार किया जा रहा है तो वो कैसे और ठाठ से बिल्कुल पहुंचेगा, अच्छा सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेहमान क्यों सज धज के आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इंतजार हो रहा है। तो बादल भी, उनको पता है बादलों को कि पूरा साल भर वर्षा नहीं हुई, अब तपती गर्मी के बाद बारिश का जब मौसम आया है तो हर किसान, हर इंसान बादल की तरफ टकटकी लगाए देखता है कब बादल आएंगे। तो बादल पूरे बन ठन के भूरे काले रंगों के कपड़े पहन करके और तैयार होकर के गए हैं, इसीलिए उनके आगे जो विशेषण लगाया गया, बन ठन के संवर के, तैयार होकर। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजिए। बच्चों, मानवीकरण मतलब जहां निर्जीव को सजीव बता दिया जाए। रूपक अलंकार जहां उपमान और उपमेय एक हो जाता है। हम चंद्रमा जैसा मुख नहीं कहते, चंद्रमुख कहते, यानी उसका मुख भी चंद्रमा है, उसका मुख ही चंद्रमा है। तो रूपक अलंकार, यहाँ दो अलंकारों का बहुत आयत में वर्णन है। मानवीकरण कहाँ कहाँ है? मेघाए बन ठन के, बादलों को मेहमान बता दिया। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे कूद कूद के आगे चल रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, अड़ोसी पड़ोसी जो झांक झांक के देख रहे हैं। धूल भागी घाघरा उठाए, धूल कैसी है? वो नवयुवती है जो अपना घाघरा उठा के दौड़ करके सब जगह खबर दे रही है। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, नदी को कैसा दे दिया? जैसे नवविवाहिता है और घूंघट की ओट से देख रही है। बूढ़ा पीपल, जैसे बड़े के घर के बड़े लोग जो है वो उनकी स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। बरस बाद सुधलिनी बोली अकुलाई, लता ओट ओ किवार की। यहाँ पर लता प्रेम पत्नी है जो ओट दरवाजे के पीछे से उससे अपना गुस्सा दिखाती है। और हर्ष आया ताल लाया पानी भरात पर के, यानी जो नवयुवक हैं वो पानी भर करके परात लेकर के आए हैं। इन जगहों पर कविता में मानवीकरण। अब आपको इस तरह से प्रश्न नहीं आएगा, ये पंक्तियां आएंगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप इन सब में मानवीकरण अलंकार बता सकते हैं। आगे आगे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नाचती गाती ता की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। बरस बाद सुधलिनी, यहाँ पर बाबा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। ताल लाया पानी परात भर के, पा तात ला की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार। और जो रूपक का उदाहरण है वो है क्षितिज अटारी गहराई। रूपक मतलब क्षितिज और अटारी, ऐसा लगता है मानो क्षितिज अटारी गहराई नहीं कहा गया, क्षितिज में बादल घने भर करके आ गए, यहाँ रूपक अलग। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ उनका वर्णन कीजिए। अभी यहाँ पर गांव में जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला, मेहमान की सूचना पाते ही सारा गांव खुश हो जाता है। किसी एक के घर मेहमान आएगा तो पूरा गांव खुश हो जाता है। उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना, लोग जो है वो खुश होकर के, उत्साहित होकर के मेहमान को देखने चल देते हैं, कौन आया, इसके घर कौन आया है।
घर के बुजुर्ग आकर के मेहमान का आदर सत्कार करते हैं। मेहमानों के पैर धोने के लिए जल परात का जल लेकर आया जाता है। नवविवाहिता स्त्रियां सीधे बात नहीं करती, घूंघट की ओट से मेहमान को देखती हैं। मायके वाले की उपस्थिति नवविवाहित नायिका द्वारा अपने पति से बात ना करना। अभी सबकी उपस्थिति में पत्नी अपने पति से बात नहीं कर सकती थी, वो बाद में चुपके से उससे बात करती है। तो ये सब गांव की परंपराएं हैं हमारी, जिसका की वर्णन इस कविता में किया गया है। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश के में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक चित्रण किया है उसे लिखिए। अब यहाँ आपको पूरी कविता का चित्रण आपको करना है, अपने शब्दों में छोटा लिख कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उत्तर दे रही हूँ, आप इसमें से देख सकते हैं। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। बच्चों, जब काव्य सौंदर्य, आशय स्पष्ट करो, तात्पर्य बताओ, भाव बताओ, इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा पंक्तियां दे करके, तो आप पहले पंक्ति में ऊपर प्रसंग लिखेंगे। मेरी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का मेघाए पाठ से ली हुई कविता हैं और इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल। उसके बाद आप लिखेंगे भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज धज कर आने का सुंदर चित्रण है। शिल्प सौंदर्य, अब इसमें क्या क्या खास बात क्या है? पाहुन जो आए गांव में शहर के, उत्प्रेक्षा अलंकार, ज्यों त्यों मनहु जनहु मनहु, यानी यहाँ पर पाहुन ज्यों, ऐसा लगता है जैसे मेहमान आ गए हो, तो ऐसा लगता है जैसा लगता है, वहां पर कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। बड़े बन ठन के, बाबा की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के, संवर के, मानवीकरण अलंकार। भाषा कैसी है? सुंदर साहित्यिक भाषा है। रचना कैसी है? तुकांतयुक्त, अंत में हर पंक्ति में तुक बना हुआ है। दृश्य बिंब साकार उठा। अभी आपको बिंब का पता नहीं होगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि भाषा इतनी सुंदर है कि आपकी आंखों के सामने वो चित्र आ जाता है, दृश्य आ जाता है। माधुर्य गुण और बड़ा मधुर भाषा है। ये 5-6 बातें आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ये पंक्तियां आए तो। रचना और अभिव्यक्ति। वर्षा के आने पर आसपास में वातावरण में जो परिवर्तनों को ध्यान रख करके एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, आपको ये प्रश्न इस तरह का आ सकता है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो और इस पाठ का कुछ अंश उठा करके आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। जितने शब्द दिए हो, 150 शब्दों की सीमा दी हो तो 150, 200 शब्द की सीमा हो तो एक अनुच्छेद। यानी अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ, जिसमें आपको पैराग्राफ बदलने की आवश्यकता नहीं होती। शुरू करते हो और अंत कर देते हैं, शुरुआत किसी अच्छी लाइन से, अंत किसी अच्छी सुंदर लाइन से। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? पीपल का पेड़ आकार में विशाल होता है, हरा भरा होता है, खूब छायादार होता है। उस पीपल पेड़ के नीचे नीचे छोटे छोटे पौधे और उगाते हैं। और घर के बड़े बुजुर्ग कैसे होते हैं? सबको छाया देते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो पीपल और पीपल का पेड़ बच्चों पूजा पाठ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। तो पीपल के पेड़ को बूढ़ा घर का बुजुर्ग माना गया। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं? अभी यहाँ पर ऐसा प्रश्न है, हमारे यहाँ मेहमान को बहुत आदर सत्कार दिया जाता है, अतिथि देवो भव, हम ये मानते हैं। लेकिन आजकल हमारी परंपराओं में परिवर्तन आ गया है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? पहले गांव अपने अपने दायरे में सीमित होते थे, गांव वासियों को बाहरी संपर्क कम होता था। यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान से होता था। गांव वासियों के पास आव भगत करके लिए समय और भाव भी होता था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, मनुष्य के पास बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ गए। अभी लोगों कितने बिजी हो गए, किसके पास फुर्सत रखी है कि मेहमानों की खातिरदारी करे। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है, उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में। अभी आजकल के हम अपने आप में इतने बिजी हैं कि अड़ोसी पड़ोसी मेहमानों की हमें पड़ी नहीं होती। हमारे अपने घर में मेहमान आते तो हम मिल नहीं पाते, पड़ोसियों के घर में मेहमान आएंगे तो हम कैसे मिलेंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। धीरे धीरे आजकल अतिथियों का आना कम हो गया है, और अगर आते भी हैं तो हम उनका स्वागत सत्कार नहीं कर पाते। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अभी आपसे यहाँ कहा जा रहा है कविता में कुछ मुहावरे आए हैं, उनको छांट करके अपने वाक्यों में बनाना है आपको। तो कौन कौन से हैं? बन ठन कर आना। बन ठन कर आना मतलब बिल्कुल सच सवर के आना, ये मुहावरा है। और इसका आपको बताना, ब्याह मंडप में सारे लोग बन ठन कर आए थे। आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं कल दोस्त की शादी में गया तो बड़ा सज धज के गया, मैं चाचा की शादी में गया तो मैं पूरा बन ठन के गया था। जब वाक्य प्रयोग करते हैं बच्चों तो मुहावरे का प्रयोग करते हैं, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करते। गर्दन उचकाना, गर्दन उचका के देखना। जादूगर का खेल देखने के लिए बच्चों को बार बार गर्दन उचकानी पड़े, गर्दन तो ऊपर उचक के देखना,
तो बच्चों को उचकानी पड़ रही थी। भीड़ हो तो कैसे करते हैं, इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं, तो गर्दन उचकाना। सुधि लेना मतलब किसी का जब बारे में जानकारी लेना, सुधि लेना। उधार ले जाने के बाद कुछ लोग देने की सुधि नहीं लेते, मतलब एक बार उधार ले लिया फिर तो भूल जाते हैं, देना है वापस इसका उनको याद नहीं रहता। सुधि लेना मतलब याद ना रहना, याद रखना। गांठ खुलना, कोई बात का भेद खुल जाना। गांठ खुलते ही दोनों के दिल का मैल खुल गया, मतलब जैसे ही भेद खत्म हुआ, जैसे ही भ्रम खत्म हुआ, मन की गांठें खत्म हुई, वैसे ही दिल का मैल जो था वो खत्म हो गया। किसी की लड़ाई हो जाए फिर बाद में उनकी मिली हो जाए तो क्या होता है, समझ जाते कि नहीं ये गलत नहीं था, तो गांठ खुल गई, मन का भ्रम खत्म हो जाना। बांध टूटना, मिठाइयां देखकर बच्चों के धैर्य का बांध टूटना, मतलब कुछ टूट करके एकदम से आगे बढ़ जाना। तो मिठाई देख के या चॉकलेट देख के बच्चों का बांध टूट गया, यानी उनके सब्र का बांध टूट गया और वो टूट पड़े मिठाई पर। अभी इस कविता में कुछ आंचलिक शब्द आए हैं जिसकी की सूची बना। आंचलिक मतलब अंचल विशेष के, जो जहां की ये कविता है वहां के विशेष शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। उन शब्दों के बारे में आपको बताना है, उनका सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। क्या क्या है, बंठन के आना है ना। पाहुन मतलब गांव में बोला जाता है पाहुन आए हैं। घाघरा, वे लहंगा चोली को बोलते हैं घाघरा। घूंघट, जुहार करना, स्वागत करना। ओट में हो जाना, छिप जाना। किवाड़ यानी दरवाजे को किवाड़ बोला जाता है। परात एक बर्तन होता है, फैला सा बर्तन, उसमें पानी भर के लाए थे वो। अटारी, जो छज्जे होते हैं घरों में, जो टेरेस होता है उसको अटारी कहा जाता है। भ्रम शब्द है पर उसका अपभ्रंश हो गया भरम। तो ये सब शब्द आंशिक शब्द हैं जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इनको आपको एक लिस्ट बना करके बताना है। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब इसकी भाषा सहज सरल भाषा है, ये आपको बताना है उदाहरण के साथ। तो भाषा कैसी है, सब समझ में आ रहा है आपको। तो भाषा बोलचाल की भाषा है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ एक आध शब्दों लिख दीजिए आप। कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया, लेकिन वो ऐसे हैं जो सरल हैं, रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा के हैं, तो हमें समझ में आ जाते हैं वो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सहज सरल बोधगम्य भाषा है। बसंत ऋतु के आगमन का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। शब्द चित्र होता है बच्चों, वर्णन करके आपको एक चित्र खींच देना, मतलब शब्दों से ऐसा सुंदर चित्र खींचिए कि शब्दों से आपके आंखों के आगे वो चित्र बन जाए। तो अभी बसंत ऋतु जो होती है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर एक प्रश्न है बच्चों, मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया। ग्रामीण मतलब गांव की संस्कृति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बच्चों यहाँ पर पाठ खत्म होता है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार रिपीट करके देखिए और मुझे कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।